वेलकम बैक। आइए आज हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कुछ नई टूल्स के बारे में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में कुछ नए टूल्स जो कि आपको सेल्स को फैसिलिटेट करता हो, मतलब सेल्स को बढ़ाने में इफेक्टिवली आपके लिए आसान हो जाए चीज़। फॉर एग्जांपल आज हम लोग बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी के बारे में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है, आपने शुरुआत की थी एसआईपी से, एसआईपी के बाद आपने शुरुआत की थी एसटीपी से, एसटीपी के बाद आपने शुरुआत की थी फ्लेक्स एसआईपी से। ये सब पुराने प्रोडक्ट हैं। जो नए स्किल ऑफ नए जो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में जो नया चीज़ आई है वो है स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी स्टेप अप एक बेहतरीन तरीका है जिससे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइंट का भी फ़ायदा अच्छा कर सकते हैं और उनका भी फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। आइए मैं आपको दो टूल्स दिखाता हूं जिसके माध्यम से आपको ये करने में सुविधा होगी। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पे, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पे। हमारे पास दो कैलकुलेटर यहाँ पे हैं, स्टेप अप एसआईपी परसेंटेज के और स्टेप अप एसआईपी अमाउंट के। दोनों का मतलब क्या है हम बारी बारी से देखेंगे। तो आपने अभी आप दिखाई पड़ रही होगी आपको बारी बारी से। पहले आते हैं हम लोग एसआईपी परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, एसआईपी स्टेप अप परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक लाइव डाटा पे काम करते हैं जो कि किसी पुरानी स्कीम को हम चर्चा में लेंगे और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करने शुरुआत की तो क्या होता है। आप ऐसे लेके चलिए, आपने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आप एक इन्वेस्टर हैं। आपने कहा कि साहब हम एनुअल 10% हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं? ऐसा इसलिए आप चाहते हैं कि यदि आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। तो आपने कहा 10% से बढ़नी चाहिए। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट डेट कब का लेना है। कोई आज 2026 का समय है तो 15 साल पहले ले लेते हैं। तो ये सेलेक्ट करना बड़ा आसान है। हम लोग इसको थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं। 2015 में हमने लेके चलिए मार्च महीने में कोई भी 5 मार्च से शुरू करते हैं। ये रैंडम डेट है ना। अब यहाँ पे कोई हमने एएमसी सेलेक्ट करनी है, पुरानी सबसे पुरानी एएमसी लेते हैं। ऐसे तो आपके पास 50 एएमसी हैं। हम एग्जाम्पल के लिए सबसे पुरानी एएमसी जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी 1964 से ये एएमसी थी, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये स्कीम इनकी ले लेते हैं। 5 मार्च 2015 से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि इक्विटी में करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और इक्विटी में कौन सी स्कीम है? तो उस वक्त इनके पास में इतने सारे स्कीम्स अवेलेबल थे, फ्लैक्स है ना। तो इसमें से आप कोई भी आप लेके चलिए, मिड कैप स्मॉल कैप जो पसंद आपको आती है आपको ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे इनका एक मिड कैप स्कीम ले लेते हैं। अब आप सिलेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपने क्या महसूस किया ये आपके सामने में है। आप देखते होंगे साहब इतने समय में इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा हो एसटीपी के माध्यम से, स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से, तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा हो जाता है। आपने कितने साल किए इन्वेस्टमेंट? 11 साल, एक महीने में 5,000। तो मोटे तौर पे यदि आपने स्टेप अप नहीं लगाई होती तो आपके एक साल के 60,000 और 11 साल में तकरीबन 6,60,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता। बस 11 साल में 6,60,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। और आप यहाँ पे चूंकि स्टेप अप 10% का लगा दिए हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ही होगी 11,54,000 रुपया। ये है डिसिप्लिन। यही चीज़ हमें निवेशक को समझानी है कि आप 10% का, आपके पास सैलरी तो बढ़ती ही है तो एक ऑटो आप 10% का टिक कर दीजिए। इससे क्या है कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 6 लाख की हो रही थी अब वहाँ पे हो रही 11,54,000 रुपये की, और फिर फायदे भी उसी हिसाब से, CAGR आपके सामने में है और रिटर्न भी 23 लाख के आसपास हो गए। नहीं, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखाई पड़ता है किस प्रकार से यूनिट्स ऐड होते गए और किस प्रकार से वैल्यू बनती गई। आखिरकार में लास्ट में भी आपको समरी मिल जाती है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, 11 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया था, करीबन 11,54,000 हो गया। स्टेप अप नहीं लगाए होते तो 6 लाख में ही इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई होती। क्या मिलता? शायद 10, 11, 12 लाख मिलते हैं आपको। तो आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई। अब एक बात मन में आती होगी साहब स्टेप अप एसआईपी में आपने परसेंटेज लगा दिया 10% का, तो 10% तो हर साल बढ़ाना मुश्किल लग रहा है, उतना सही नहीं लगता है। ऐसा कुछ तरीका है कि हम स्टेप अप अमाउंट लगा दें यहाँ पे कि मतलब हर साल आप स्टेप अप तो कीजिए बट 1,000 रुपीज़, लेटेस्ट से 1,000 रुपीज़ या 1,500 रुपये पर मंथ का आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आपकी अमाउंट हमेशा उतनी ही स्टेप अप होगी, उतनी से ही बढ़ेंगे हर साल। तो ये काफ़ी लोग को पसंद आते हैं। तो हम लोग आइए इस पर आते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करने जा रहे हैं। 5,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपने एनुअल स्टेप अप जो है सो अमाउंट में सोचा कि चलो ठीक है हम लोग 1,000 रुपया या 2,000 रुपया, लेटर से 1,500 रुपया है ना, 1,500 रुपया, इतना ही हम लोग हर साल बढ़ाएंगे, 1,500 ही बढ़ाएंगे।
तो ऐसा या 1000 रुपीज़ कर देते हैं, चलो 1000 रुपीज़, एक ने कहा 1000 रुपीज़ करने, 1000 रुपीज़ कर देते हैं। और स्टार्ट डेट हम लोग वही चूज करते हैं जो पिछले बार हमने चूज किया था, तो 2015 से हमने की थी, तो 2015 में चले गए हम लोग, और उसमें हमने 5 मार्च किया था, याद करें तो 5 मार्च का हमने फिगर ले लिया। और आप फंड हाउस फिर वही ले लेते हैं, सुविधा होगी हमें कंपैरिजन करने में भी, और आपने कंपैरिजन किया तो आप क्या पाते हैं, चलो इक्विटी में लेते हैं, और उनका मिड कैप लिया था हमने तो उनका मिड कैप ले लेते हैं। तो मिड कैप ये बस इंडिकेटिव पोर्शन के लिए, आपके पास तमाम म्यूचुअल फंड हैं, आपके पास ICICI है, बजाज है, टाटा है, ये सारे स्कीम्स आपके पास म्यूचुअल फंड के हैं, इनको आप देख सकते हैं। कोई भी स्कीम जिसमें आपको सही लगता हो, आपने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या होता है। आपने इस बार स्टेप अप लगाई है केवल 1000 रुपीज़ के हिसाब से, क्या हुआ फ़र्क हुआ। अब की बार भी आपने करीबन 13.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसकी वैल्यू 27 लाख हो गई, CAGR आपका वही है। आप बोलेंगे साहब पिछले बार 11.5 लाख थे, अब के बार 13.5 लाख हो गए, फ़र्क क्या है, इस बात को समझिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेचना क्या आसान है, उनके लिए बेचना ये आसान है कि वो 1000 रुपीज़ बोले, सर 1000 का आप स्टेप अप लगा दो। 10% सबको समझ में नहीं आती है। 10% में प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले 5,000 रुपये पे 500 रुपये ही बढ़े थे, जबकि यहाँ पे 5,000 पे ही ग्रोथ 1000 रुपीज़ की हो गई आपकी, मतलब पहला इंक्रीमेंट ही 5,000 से बढ़ के 6,000, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 5,000 से बढ़ के सीधा 6,000 हो गया आपका, है ना। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोलना भी आसान है, समझाना भी आसान है स्टेप अप अमाउंट से करने के लिए, और फायदा भी ज़्यादा होता है लोगों को, तो इसलिए आप जब भी स्टेप अप SIP करते हैं तो आपको हमेशा अमाउंट का प्रेफरेंस देने में, समझाने में भी सुविधा होगी, और समझाने के बाद में क्लाइंट को भी फायदा ज़्यादा होता है। हाँ, लंबी अवधि की बात करेंगे, मतलब 20 साल 25 साल की बात करेंगे तब परसेंटेज में ज़्यादा फायदा होता है, बट 10 12 15 साल तक बात करेंगे तो अमाउंट में ज़्यादा फायदा होता है। ये समझाना भी आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहते हैं कि ठीक है साहब स्टेप अप SIP परसेंटेज अमाउंट के बारे में आपने बताया, सही लगा। एक और चीज़ आप बताने वाले थे और वो था डिसकंटिन्यूड SIP के बारे में। ये क्या चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वक्त में आप यदि एमफी का डाटा उठा के देखते हैं तो आप पाएंगे साहब SIP इन्वेस्टमेंट करवाना बहुत आसान है, SIP में लोगों को बचा के रखना, लंबे समय तक रोक के रखना बड़ा मुश्किल है। एवरेज SIP 4 साल 5 साल के अंदर में निकल जाते हैं। अच्छा, आज के वक्त में डायरेक्ट SIP बहुत होते हैं, लोग खुद ही रिसर्च करते हैं, गूगल पे जाकर के उन्होंने सर्च किया, आप स्कीम परफॉर्मेंस देख ली, देखने के बाद में खुद ही ऑनलाइन इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर होता क्या है, उनकी लॉन्गिविटी होती है, बिल्कुल नहीं होती है, वो 2 ढाई 3 साल में ही निकल जाते हैं। अब 2 ढाई 3 साल में कंपाउंडिंग भी शुरू नहीं होती है ढंग से, भाई कैपिटल ही नहीं हुए तो कंपाउंडिंग क्या तैयार होगा आपका। तो यदि आप थोड़ा समय देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं, लोग इसको नहीं मानते। लोगों को समझ में क्या आती है, नुकसान। हाँ, यदि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप क्लाइंट को ये समझाने में सफल होते हैं, जब आप उनको करके दिखाएंगे तो समझाने में सफल हो जाएंगे, ये समझाने में सफल होते हैं कि आपको यदि निवेश नहीं करना हुआ था तो आपको कितना नुकसान हुआ है, तब वो समझ में आती है। तो आप जैसे इस केस में मैं फिर लेता हूं, मान के चलिए आपने 5,000 का ही निवेश करना शुरू किया, और निवेश करने के बाद में समय आपने वही 2000 हमने बात की थी ना 2015 की, तो 2015 की बात करते हैं, थोड़ा पहले से भी बात कर सकते हैं ना। लोगों को नुकसान समझाना हो तो थोड़ा बड़ा नुकसान जल्दी समझ में आती है। 2010 में आपने फिर वही 5 मार्च से ही लेते हैं, आप कोई भी डेट चूज कर सकते हैं, कन्वीनियंस की बात है। अभी तो बाद बाकी क्लाइंट जिनके पास में पुरानी SIP हो उनके पास जाके बोल सकते हैं कि साहब आपने इन्वेस्टमेंट कब शुरुआत की थी, तो बताएंगे साहब इस डेट को शुरुआत किया था। कब विड्रॉ किया, बोला विड्रॉ करने का क्या था, पैसे का दरकार पड़ गया 5 साल के बाद में ही, लेकिन चलिए 2016-17 में हमें पैसे का दरकार पड़ गया तो 16 ले लेते हैं, 16, और आपने जुलाई में ले लेते हैं, कोई 15 जुलाई का डेट ले लिया आपने, कोई रैंडम डेट ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 6 साल के बाद SIP रोक ली। ऐसे आपको तमाम लाखों मिलेंगे लोग जिनकी SIP 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद के SIP मिलते भी ज़्यादा नहीं है। अब स्कीम हम लोग कोई भी रिकमेंड कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने UTI को ही फिर पकड़ लिया। अब आप देखिए, यदि आप उसको समझाने में सफल होते हैं कि देखो भाई आप इक्विटी का निवेश करवाते हैं, इक्विटी में करवा रहे हैं, और इसमें आपने लेटस से एक मिड कैप स्कीम ही ले लेते हैं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं, मिड कैप स्कीम लेते हैं, तो क्या पाया और क्या खोया, ये बहुत जरूरी है। निवेशक को नुकसान जब समझ में आ जाएगी तो आपकी सारी बातों को समझते हैं। आपने क्या पाया, आपने पाया था जब 6 साल के बाद विड्रॉ किए थे तो आपने कुछ ये 8,20,000 रुपया आपने लेके गए थे,
वो बताएगा हाँ 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 कुछ इतना ही अमाउंट मिले थे। यदि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते तो आज ये 42 लाख का मामला था। ये है डाटा आपके पास में। आपने एक्चुअल SIP 385 की थी, 3,85,000 6 बरस में आपने जो जमा किया था 385, जिसकी वैल्यू उस समय एक्चुअल वैल्यू के बाद चूंकि नैब अपने पास में है डेट वाइज, तो आपने कहा नैब के हिसाब से कितना वैल्यू बना होगा, 8,20,000। यदि SIP कंटिन्यू करते आप तो आज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 975 का होता, जो 385 थी वो बढ़ के 975 हो जाता, और वैल्यू जो होती वो 42 लाख की हुई। भाई साहब आपको 33 लाख का नुकसान हुआ। डिसकंटिन्यूड SIP की आपने क्यों विड्रॉल की थी, तो बोलेंगे साहब जबरदस्त रिटर्न था, मार्केट बहुत ऊंचा था, 23% CAGR था। कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप 33 लाख नुकसान करते अभी भी 16% CAGR आपको मिल रहा है। बाजार इतनी तकलीफ में आज है फिर भी आप 16% CAGR मिल रहे हैं। हम लोग बात करते हैं 10, 11, 12, 13 की, है ना, अभी भी आप 16% CAGR इस स्कीम में भी पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा वर्किंग आपके सामने में है। तो क्लाइंट को आपको ये बताना है कि साहब आप यदि निवेश नहीं करते हैं लंबी अवधि तक में तो नुकसान क्या है। ये जो आपको मैंने बना के दिया ये है लाइव डाटा पे। आपके पास हमारे पास टूल्स ऐसे भी हैं जहां पे कि आपको नैव नहीं हम बताते हैं। आपने 5,000 रुपीज की SIP कर ली और विड्रॉ कर लिया तो कितना नुकसान होगा, वो आपको रैंडम डाटा नहीं होता है, उसमें आप वर्चुअली 12%, 10% अनुमान लगाते हैं। ये रियल लाइफ डाटा है, आप किसी भी स्कीम पे कर सकते हैं। मान के चलिए कि यदि मैंने यहाँ पे एक दूसरी AMC चूज कर ली, मान लीजिए हमने ICICI ले लिया, ये बहुत बड़ी फंड हाउस है, नहीं बहुत बड़ी फंड हाउस है। अब इसमें इक्विटी में हम गए और इनके मान लीजिए हमने स्मॉल कैप ले लिया। ये स्मॉल कैप में बहुत लोग निवेश करना पसंद करते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनसे आप बातें कीजिए तो स्मॉल कैप में बड़े पसंद करते हैं। अब ये स्मॉल कैप में चले गए हम इनके। अब यहाँ पे सेम टाइम फ्रेम रखा है ना, स्मॉल कैप की बात करते हैं, डिफरेंट अपने सेक्टर के आइडेंटिफाई करने के लिए। आप क्या महसूस करते हैं कि साहब यदि वो आदमी ने निवेश किया था तो कितना लेके गया था, 6,16,000 लेके गया था स्मॉल कैप, लेकिन यदि कंटिन्यू करता तो आज 40 लाख उसको मिल रहे होते। ये है इंपॉर्टेंस। यदि आप इसकी पूरी वर्किंग है, आपको नुकसान बताता है, 33 लाख 62,000 नुकसान बताता है, और ये लाइव डाटा पे है। इसमें आपके जो नैब हैं वो दिखाई पड़ रहे होंगे, आपने कितने नैब पे कितना निवेश किया था, कितने यूनिट्स मिले थे। तो ये आप सीट निकालिए। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए इस जगह पे, यहाँ पे जा करके ऐसे करके है ना, ये डाउनलोड PDF रिपोर्ट हो गए, ये आप क्लिक कीजिए, रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है ना। आप इसको क्लिक करेंगे, रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप क्लाइंट को बना के दे सकते हैं। देखिए साहब आपने तो खुद बताया कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई थी इस अमाउंट से, इस साल में इतने पे विड्रॉ कर लिया आपने, तो आपने ऐसा विड्रॉ किया, उसको याद आएगा हाँ 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 ऐसा ही विड्रॉल अमाउंट कुछ आया था। यदि आपने नहीं की होती, इन्वेस्टमेंट क्या है, लंबी अवधि के लिए होती है तो बेहतर रहता है, कंपाउंडिंग आती है। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हम लोग बोलते भी हैं। ये इसलिए बोलते हैं कि चूंकि मार्केट वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि लंबे समय तक लगातार निवेश करते रहेंगे आप। तो ये प्रोसेस है निवेश करने का। हर डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए कि उनके पास में इस प्रकार के टूल्स हो। ये टूल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे research.webclass.in पे जाकर के, ये सारे तमाम टूल्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप mfd.tools पे भी जाकर के आप ये तमाम वेबसाइट पे टूल्स देख सकते हैं। ये आपको आप जाने के लिए यहाँ पे जाएंगे research.webclass.in पे, यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.